हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सबका मेरे इस वीडियो में स्वागत है। तो चलिए आज हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 2-3 दिनों से एक सीरीज स्टार्ट किए हैं, अ सीरीज ऑफ गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। काफ़ी इम्पोर्टेंट रूल्स हम लेकर के एक से बढ़कर एक रूल लेके आ रहे हैं जो ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सो चलिए हम रूल नंबर 11 में आते हैं। यदि आप सब रूल 1 to 10 नहीं देखे हैं तो जा करके प्रीवियस वीडियो में ज़रूर देख लीजिएगा। सो आइए हम रूल नंबर 11 की चर्चा करते हैं, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रूल भी है। इसमें कहता है, ये जो मैंने प्रॉब्लम उठाया है बच्चों, ये है आर्टिकल से, है ना। ए एंड द का जो यूज़ है वो काफ़ी कंफ्यूजन करता है बच्चों को। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहला चीज़, कोई ऐसा नाउन जो काउंटेबल सिंगुलर हो। सी फॉर काउंटेबल, सी का मतलब हो गया काउंटेबल और एस फॉर हो गया सिंगुलर। मैं अपना जो कोड वर्ड है वो समझा दे रहा हूँ बच्चों। उसके बाद PL स्टैंड्स फॉर प्लूरल। तो आप घबराएंगे नहीं, इस सब का मतलब मैं क्लियरली लिख चुका हूँ। सो चिल्ड्रेन, यहाँ पे क्या कहता है, यदि कोई नाउन काउंटेबल हो, जिसे हम गिन सकते हैं और उसके बाद वो सिंगुलर भी हो। कोई ऐसा नाउन जिसे हम गिन सकते हैं और वो सिंगुलर फॉर्म में हो, यानी एक का बोध करा रहा हो, और वो स्टार्ट होता हो वॉवेल साउंड से, यानी यदि उसकी बिगनिंग एकदम शुरुआती वाला जो साउंड हो, यदि वो वॉवेल साउंड होगा बच्चों। अब वॉवेल साउंड क्या है, जरा हम हिंदी में इसको समझने की कोशिश करें तो अ आ ई ई से लेकर उ ए ओ अन अह तक का जो साउंड है वो हमारा वॉवेल साउंड कहलाता है। और यदि कोई भी ऐसा कोई नाउन जो सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, और उसकी जो बिगनिंग है, उसकी जो शुरुआत है, वो यदि वॉवेल से हो तो हम उसमें एन लगाएंगे बच्चों। AN एन मीन्स भी एक और ओ मीन्स भी एक होता है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के यूज में क्या डिफरेंस है, दोनों के फंक्शन में क्या डिफरेंस है, आइए हम समझते हैं। जब कोई नाउन काउंटेबल सिंगुलर, C फॉर काउंटेबल और S फॉर सिंगुलर, और PL का मतलब प्लुरल, बट यहाँ प्लुरल है नहीं तो मैं मिटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूजन में ना आए कि भाई PL क्यों लिखे हैं। यदि कोई नाउन काउंटेबल सिंगुलर हो और उसकी जो बिगिनिंग साउंड हो, यानी स्टार्ट्स विथ कॉन्सोनेंट साउंड। बच्चों, यदि वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे हों तो हम उसमें ए लगाएंगे। अब ये कॉन्सोनेंट साउंड क्या है, इसे जरा समझते हैं। क ख से लेकर ग घ अंग, क ख ग घ अंग, च छ ज झ इ ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, त ल श दंती श, ह छ त्र ज्ञ। यदि इन सभी में से कोई भी एक साउंड आ जाए, बिगनिंग का, स्टार्टिंग का साउंड यदि कॉन्सोनेंट आ जाए बच्चों, तो उसमें ए लगाते हैं। अब ये तो कॉन्सेप्चुअल बात हो गई, ये तो एक थ्योरी वाली बात हो गई। आइए हम प्रैक्टिकल देखते हैं। तो ये हमने कुछ आपको एक्सरसाइज दिए हैं और इसमें आपको AN लगाना है बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हमने अलग अलग वर्ड दिए हैं जो सब सिंगुलर नाउन है, और इसमें आपको सिर्फ यूज AN, यूज ऑफ ए और एन। आप यदि अब चीज़ों को समझ गए हैं तो भली भांति आप इसमें AN का यूज करिए। कैट का पहला साउंड देखना है क, तब ना क, तो पहले क आया, तो कै तो बाद में आया, क तब ए हम लोग ऊपर लिखते, बट उससे कोई मतलब नहीं है। शुरुआती का साउंड, वेरी बिगिनिंग साउंड क्या है, क। क जो साउंड है वो आई में आता है या क ख से य लवज्ञ में, तो आपकी जाहिर सी बात है क यहीं पे आता है, यानी ये कॉन्सोनेंट साउंड है बच्चों। और यदि कोई भी सिंगुलर नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन यदि कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं तो उसमें हम ए लगाते हैं, इसलिए यहाँ ए कैट हो गया। उसी तरीके से हम मान लो यूनिट, जिसमें हम पहला साउंड क्या देख रहे हैं बच्चों, य देख रहे हैं,
तो पहला साउंड या का मतलब ये आ ई में से अन अह तक में नहीं आता है, इसका मतलब ये तो कॉन्सोनेंट साउंड में आ गया। और कॉन्सोनेंट साउंड जो होते हैं बच्चों, इसमें हम ए लगाते हैं। तो फर्स्ट साउंड देखिए और ए एन का प्रयोग करिए और आपके सारे सवाल सही हो जाएंगे। इसमें खूब सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सेंटेंस बना करके भी। मैं अभी साधारण सी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। यूनिवर्सिटी, पहला साउंड या आया जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, तो क्या लगाएंगे ए। इसमें एच साइलेंट रहता है बच्चों, इसको हम पढ़ सकते हैं आवर। और आवर में पहला जो साउंड है वो आ का है, जो कि कौन सा साउंड है, वोवेल साउंड है। और वोवेल साउंड में हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ये आपको अभी देखने में आसान लग रहा है, लेकिन कई ऐसे वर्ड रहेंगे जिसको आपको प्रोनाउंसिएट नहीं करने आएगा तो शायद मुश्किल भी हो जाएगा। ये है बच्चों एयर, ये एयर है। तो जब ये एयर है तो इसका पहला साउंड, इसका एच साइलेंट रहता है, तो एयर में हम पे क्या लगाएंगे, यहाँ एन लगा देंगे, चूंकि आई में से ए आता है। उसी तरह से बॉय में पहला साउंड ब है। जब पहला साउंड ब है तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है, उसमें क्या लगाएंगे ए। और ये पहला साउंड है आउल, आउल, तो आ का साउंड आया, यानी यहाँ पे कौन सा साउंड आया, यहाँ पे वोवेल साउंड आया, तो क्या लगा देंगे एन। यहाँ है ऑनेस्ट मैन, यहाँ क्या है ऑनेस्ट मैन, तो पहला साउंड अ का आ रहा है, तो इसमें हम क्या लगा देंगे, हम एक बार फिर से अ साउंड यानी आई का है तो एन लगा देंगे। वन वे टिकट, पहले व तब ना, तो पहले व साउंड आया, तो बिगनिंग साउंड हमारा कौन सा है, यर लव में वह आता है, यानी ये कॉन्सोनेंट साउंड है। और कॉन्सोनेंट साउंड में हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। बच्चों ये तो बच्चों वाली बात हो गई कि सर ए एन कहाँ लगाएंगे, बट मान लीजिए इसको सेंटेंस में पूछ दे, है ना। जैसे मान लेते हैं, पूछ दे कि मिस्टर सिन्हा इज एन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। मान लो बच्चों ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में दे दे, हालांकि इससे बड़ा भी सेंटेंस रह सकता है, बट कॉन्सेप्ट वही है बच्चों, कॉन्सेप्ट अलग नहीं होता, सब में कॉन्सेप्ट लगभग सेम होते हैं। तो यहाँ पे आपसे उम्मीद कर रहा है कि कुछ गलती आप पकड़ो। तो आप क्या देख रहे हैं, मिस्टर सिन्हा एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, इसका मतलब यहाँ पहला साउंड या आ गया, तो यह आ गया, तो ये कहाँ, यहाँ एन नहीं लगाएंगे, यानी ये तो वोवेल साउंड नहीं है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड है। क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे बच्चों, और वो राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से कहें कि मदन सिंह इज ऑनेस्ट मैन। अब देखिए यहाँ ऑनेस्ट आ गया, तो यहाँ पर कौन सा साउंड आ गया, ऑ साउंड आ गया। तो अब देख सकते हैं कि ऑनेस्ट मैन जो है आई का साउंड है, इसलिए यहाँ ए नहीं लगेगा बच्चों, ए गलत हो गया। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा एन, यानी ए यहाँ पे गलत हो जाएगा। इस प्रकार से सेंटेंस में भी ये चीज़ें देते रहती है, तो आप इसे ज़रूर से नोट कर लीजिए कि वोवेल साउंड होने पर एन लगाते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड होने पर ए लगाते हैं बच्चों। लेकिन एक और शर्त है कि उसे नाउन होना चाहिए और काउंटेबल सिंगुलर होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी लगेगा सर ऑनेस्ट तो नाउन है नहीं, लेकिन आगे मैन तो नाउन है, तो एक आदमी जो ऑनेस्ट है, ऐसे इसको पढ़ लीजिए। तो बच्चों हमें देखना है, हाँ सिर्फ ऑनेस्ट रहता तो हम इसमें कुछ नहीं लगाते, क्योंकि कभी भी नाउन के लिए ही आर्टिकल का प्रयोग होता है बच्चों, और ए एन तो आर्टिकल की कैटेगरी में आता है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर हम चलते हैं रूल नंबर 12 में, इसलिए बने रहिए और स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो बच्चों ये है रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं बच्चों। अब आप तो समझ ही गए होंगे। देखो फॉर या सिंस प्लस टाइम दिए रहने पर, टाइम का मतलब क्या होता है, कोई समय बताने वाला शब्द रहेगा बच्चों। जैसे मंथ है, ईयर है, डेज है, 2 बजे, 5 बजे, ऐसा कोई भी समय दिया रहेगा बच्चों। यदि फॉर या सिंस प्लस टाइम दिया रहे
तो आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझना है, यानी हम उसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही लगाएंगे। अब आपकी सुविधा के लिए हमने यहाँ लिख दिया है, यदि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहेगा तो हैज़, हैव, बीन, बी फोर, और यदि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा तो हैड बीन, बी फोर लगाएंगे। यदि आप इस स्ट्रक्चर को समझते हैं तो इसे आप ज़रूर बना पाएंगे। उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को कुछ समझ रहे होंगे कि कैसे इसमें क्या होगा। मैंने यहाँ पे हेडिंग बनाया है करेक्ट दीज सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को आपको करेक्ट करनी है, यानी आपको इन सेंटेंसेस को बच्चों सुधारना है। ग्रामेटिकली ये सेंटेंसेस चारों के चारों गलत है। यदि यहाँ पे सिंस और टाइम आ गया, 1995 एक ईयर का नाम है जो टाइम को शो कर रहा है, और यदि फोर या सिंस प्लस टाइम आ जाता है तो हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाना पड़ता है। अब डिपेंड करेगा कि वहाँ पहले से क्या वर्ब है। मान लीजिए यहाँ पे एम दे दिया तो ये प्रेजेंट को दर्शा रहा है। जब प्रेजेंट को दर्शा रहा है इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए, क्योंकि सिंस प्लस टाइम जो दे दिया, इसलिए यहाँ एम गलत है, यहाँ पे होना चाहिए आई हैव बीन लिविंग। ये आपका एम गलत हो जाएगा बच्चों, क्योंकि फोर या सिंस दिए रहने पर हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यदि यहाँ एम दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा इज दिया हुआ है, फिर से प्रेजेंट की बात है, तो हम यदि यहाँ पे सिंस प्लस मॉर्निंग यहाँ टाइम दे दिया, जैसे मैं यहाँ 1995 से रह रहा हूँ, 1995 से रह रहा हूँ, तो यहाँ पे आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1995 होगा बच्चों। उसी प्रकार से वह सुबह से किताब पढ़ रहा है, बच्चों यहाँ पे इज नहीं लगेगा, यहाँ पे चूंकि सिंस प्लस टाइम दे रखा है इसलिए यहाँ पे हैज़ बीन रीडिंग हो जाएगा, और ये सही हो जाएगा बच्चों, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना ऑलवेज। वह ऐसे लिख रही थी 2 बजे से, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सिंस आ गया और फिर से टाइम आ गया। सिंस और टाइम का मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो बच्चों यहाँ पे वाज जो है पास्ट को बता रहा है, इसलिए यहाँ पे हम जब रिप्लेस करेंगे तो पास्ट के वर्ब से ही रिप्लेस करेंगे, क्योंकि मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे चूंकि पास्ट है तो यहाँ हम हैड बीन कर देंगे तो हमारा मामला सही हो जाएगा, हमारी जो सेंटेंस है वो सही हो जाएंगे। उसी प्रकार से आप यहाँ पे देखिए फिर से 4 आ गया और फिर से 2 मंथ्स टाइम आ गया बच्चों। तो 4 या सिंस प्लस टाइम जब भी आता है हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को लगाते हैं। चूंकि यहाँ पहले से ही प्रेजेंट दे रखा है इसलिए यहाँ पे ये गलत हो गया। अब हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाने के लिए यहाँ पे हैव लिखना पड़ेगा और एक अलग से बीन भी लाना पड़ेगा, और भी4 तो ऑलरेडी है बच्चों, इसलिए इस प्रकार से सेंटेंस सही हो जाएंगे। यानी आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमारे सेंटेंस के लास्ट में 4 या सिंस प्लस टाइम दिया रहे तो या तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा या तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा बच्चों, और उसमें हैज़, हैव या हैड प्लस बीन प्लस भी4 लगेगा। ऑलरेडी यहाँ भी4 लगा हुआ था इसलिए मैंने भी4 नहीं लगाया, यहाँ एम के बदले हैव बीन लगा दिया। आई के साथ हैव लगता है, ही के साथ हैज़ लगता है तो हैज़ बीन लगा दिया, सी के साथ वाज की वजह से हैड बीन लगा बच्चों, क्योंकि हैड पास्ट होता है और वाज भी पास्ट है। मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, यही ध्यान रखना है। उसके बाद मिस्टर दास जो है हम लोग को 2020 से फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। अब देखिए फिर से आ गया सिंस प्लस टाइम। अब यहाँ पे यदि आ गया सिंस प्लस टाइम तो अब हमें यहाँ पे सिंगुलर की वजह से हैज़ लगाना पड़ेगा। यदि हम प्रेजेंट मान के चलते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन देगा बच्चों, ऐसे अपने मन से नहीं फिल करना होता है, ऑप्शन एग्जाम में दिया जाता है ना। हैज़ बीन हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा टीचिंग, तो इस प्रकार से ये भी बन गया। वी क्रिकेट फॉर 5 years, यहाँ पे प्ले दिया हुआ बच्चों, और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यदि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है, चूँकि 4 प्लस टाइम दे रखा है, तो ऐसी सिचुएशन में हम पहले हैव लगाएंगे, क्योंकि वी के साथ हैव लगाते हैं प्लुरल, और उसके बाद बीन लगाएंगे, क्योंकि ये तो स्ट्रक्चर ही बोल रहा है, ये तो आपका रूल ही है सेंटेंस फॉर्म करने का, और हैव बीन, और यहाँ पे प्ले का हो जाएगा ING प्लेइंग। बच्चों इस प्रकार से हम
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल हमने चर्चा कर दिया। अब इस पे बहुत सारे प्रैक्टिस घर में जाके करिए तो आपको समझ में आएगा। सो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। तो हम रूल नंबर 13 में आते हैं। पहले इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो बच्चों ये है रूल नंबर 13, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये भी। मैं जितने भी रूल्स अभी लेकर के आ रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और यहाँ पे है और। बच्चों ये चार यहाँ पे केसेस दिए हुए हैं, चार स्थितियाँ हैं। ये जब भी ऐसे में दो सब्जेक्ट्स जुड़े हों, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है बच्चों, जो कि पेयर में ही चलता है हमेशा। नाइदर के साथ पेयर में हमेशा नॉर चलता है, और आइदर के साथ और चलता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो चलता है, और के साथ कुछ नहीं, सिंपली और चलता है, और कोई नहीं। इन दीज केसेस, इन सारे केसेस में जो वर्ब है ना वो एग्री करते हैं, यानी वर्ब जो है सहमत होते हैं, वर्ब जो है वो लगते हैं अकॉर्डिंग टू द नियरर सब्जेक्ट टू द वर्ब। नज़दीक वाले सब्जेक्ट, वर्ब से नज़दीक में कौन है यही देखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ये सब्जेक्ट रहा, यहाँ पे एक और ये सब्जेक्ट रहा, और यहाँ पे वर्ब है। देखिए मैं सारे वर्ब को यहाँ पे ये कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एक सब्जेक्ट यहाँ हो गया, एक सब्जेक्ट यहाँ हो गया, ठीक है ना, और ये हो गया आपका वर्ब, ये हो गया आपका वर्ब, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। देखिए मैं ऐसे बॉक्स बना दे रहा हूँ। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब, ये हो गया वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट। बच्चों आप पहले रूल को अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद जो है हम एग्जाम्पल्स पे चलेंगे। यदि दो सब्जेक्ट नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो या और से जुड़े होते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में जो वर्ब सहमत होते हैं, जो वर्ब एग्री होते हैं अकॉर्डिंग टू द नियरर सब्जेक्ट टू द वर्ब। अब वर्ब यहाँ देखिए वर्ब ही, इससे नज़दीक में कौन है देख लीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ मान लेते हैं S1, यहाँ मान लेते हैं S2। नज़दीक में कौन है आप देख लीजिए, खुद से देखिए। यहाँ स्टूडेंट्स वर्ब के नज़दीक है, या फिर यहाँ पे टीचर्स वर्ब के नज़दीक है। वर्ब के नज़दीक है कौन बच्चों, ये देखना है। तो नज़दीक में तो स्टूडेंट्स है सर, आप तो दिख रहा है, देखिए नज़दीक में हो गया, तो स्टूडेंट्स प्लुरल हो गया, इस लग गया, तो यहाँ वर्ब भी प्लुरल होगा, यानी वर्ब होगा। वाज सिंगुलर वर्ब होता है और वर जो है प्लुरल वर्ब होता है। तो आपको असली सब्जेक्ट पहचानना है और उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना है। तो बच्चों जो असली सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगता है। तो ऐसे सिचुएशन में ये हमें जान पाना मुश्किल हो जाता है कि असली सब्जेक्ट है कौन, लेकिन रूल कहता है कि नज़दीक वाले सब्जेक्ट ही असली सब्जेक्ट होते हैं। अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है और एक है सिर्फ मिनिस्टर्स, है ना। यहाँ का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो नाइदर नॉर का मतलब होता है केवल यही नहीं बल्कि वो भी, और आइदर और का मतलब होता है या तो ये या तो वो, यानी दोनों में से कोई एक। नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब होता है केवल यही नहीं बल्कि वो भी, यानी कि दोनों। और का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। फिर से समझिए, दोनों में से कोई नहीं, ना तो ये ना तो वो, दोनों में से कोई एक। देखिए नाइदर नॉर मतलब क्या हुआ, नाइदर नॉर मतलब दोनों में से कोई नहीं। नाइदर नॉर का मतलब ना तो ये ना तो वो। आइदर और का मतलब होता है बच्चों या तो ये या तो वो। नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब होता है केवल यही नहीं बल्कि वो भी, और का मतलब होता है या, यानी दोनों में से कोई एक। अब है कि ना तो टीचर और ना तो स्टूडेंट क्वेश्चंस को समझ पाने में सक्षम हुए, कोई नहीं सक्षम थे। मतलब क्वेश्चन ही एकदम आउट ऑफ सिलेबस आ गया, कुछ समझ ही नहीं आता कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। केवल मिनिस्टर ही नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर भी मीटिंग को अटेंड करते हैं। ईच मीटिंग, मान लो लिख देता हूँ, अटेंड्स ईच मीटिंग, प्रत्येक मीटिंग को अटेंड करते हैं। या चलो द ही पहले से द था तो द ही लगा दो, ऐसा कोई इशू नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, है ना। असली सब्जेक्ट हमारा द प्राइम मिनिस्टर है या फिर मिनिस्टर्स है, नज़दीक वाला है बच्चों।
तो आप देख सकते हैं नज़दीक में तो हमारा प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हम अटेंड्स लगाएंगे। देखिए कन्फ्यूजन में नहीं आइए, कोई भी वर्ब में एस एस लग जाता है यदि V1 में, तो वो क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। ये सिंगुलर हो गया और ये हो गया प्लूरल। ये थोड़ा सा समझने का विषय है बच्चों कि जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लग जाता है तो वो वर्ब सिंगुलर बन जाता है। और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक रूल है। नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स इज और आर गिल्टी। अब देखिए बच्चों नज़दीक में कौन है, राम है या हिज फ्रेंड्स है। ना तो राम और केवल राम ही नहीं, इसका मीनिंग हुआ बच्चों केवल राम ही नहीं बल्कि उसके दोस्त भी, राम के साथ श्याम आ जाते इसलिए श्याम मैंने बोल दिया। केवल राम ही नहीं बल्कि उसके दोस्त भी दोषी हैं, यानी दोनों दोषी हैं, सभी दोषी, दोनों नहीं उसके जितने फ्रेंड्स हैं वो भी दोषी हैं और साथ साथ राम भी दोषी है, यानी कि सभी दोषी हैं। तो बच्चों यहाँ ईज लगेगा या आर, ये डिपेंड करेगा नज़दीक में सब्जेक्ट कौन है, राम है नज़दीक या हिज फ्रेंड्स है बच्चों, तो यहाँ प्लुरल है इसलिए यहाँ आर लग जाएगा। आर प्लुरल होते हैं और ईज सिंगुलर होता है। या तो तुम या तो वह, दोनों में से कोई एक ही मुंबई में रहता है, हमको पता है झूठ बोल रहे हो तुम लोग, तुम दोनों में से कोई एक ही मुंबई रहते हो। नज़दीक में कौन है, यू या ही, देख सकते हैं लिव्स के नज़दीक में कौन है बच्चों, ही है और ही सिंगुलर होता है इसलिए इसमें लिव्स लग जाएगा। नहीं वर्ब सिंगुलर तब होते हैं जब उसमें एस लगते हैं, तो इस तरह से ये भी बन गया। दे और सी, इसमें नज़दीक में कौन है, देखिए सी, तो सी सिंगुलर हो गया इसलिए इसमें हैज लग जाएगा, क्योंकि हैज सिंगुलर होता है और हैव प्लुरल होता है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। जब नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो या और से दो सब्जेक्ट्स जुड़े रहते हैं तो नज़दीक वाले सब्जेक्ट ही असली सब्जेक्ट होते हैं, जो कि वर्ब से जो नज़दीक होते हैं। तो जो भी वर्ब से नज़दीक होंगे उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगा देंगे, ठीक है ना। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा और यदि प्लुरल सब्जेक्ट होगा तो प्लुरल वर्ब लगेगा। उम्मीद है इसको नोट कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो बच्चों ये हम रूल नंबर 14 लेकर आ गए हैं। रूल नंबर 14 क्या कहता है आइए समझते हैं। ईच अदर मतलब होता है एक दूसरे को, और वन अनदर इसका भी मतलब होता है एक दूसरे को। मीनिंग में कोई अंतर नहीं बच्चों, दोनों का मतलब होता है एक दूसरे को, एक दूसरे को। इन दोनों का हिंदी मीनिंग बच्चों सेम होता है, हिंदी मीनिंग में कोई अंतर नहीं है, दोनों का मतलब सेम चीज़ है, एक दूसरे को। इसे हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी कहते हैं बच्चों। ईच अदर इज यूज्ड फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स, यानी दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए हम ईच अदर लगाते हैं, वाइल जबकि वन अनदर इज यूज्ड फॉर मोर देन टू, वन अनदर का प्रयोग हम दो से अधिक के लिए करते हैं। राम एंड सीता, यहाँ पे बच्चों देख सकते हैं राम एंड सीता लव्ड वन अनदर। बच्चों यहाँ पे तो दो ही है, राम और सीता की हम बात कर रहे हैं, तो फिर राम और सीता एक दूसरे को प्रेम करते थे, ये सच बात है। बट वन अनदर का प्रयोग हम यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रामेरियन ने बताया है कि आप वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए कर सकते हैं, यानी दो के लिए आपको ईच अदर लिखना ही होगा, इसलिए यहाँ ईच अदर राइट आंसर होगा। क्योंकि राम एंड श्याम, यहाँ राम एंड सीता दो ही व्यक्तियों का बोध हो रहा है, जब यहाँ दो ही व्यक्तियों का बोध हो रहा है तो हम ईच अदर लगाएंगे बच्चों। राम श्याम एंड मोहन लव ईच अदर, राम श्याम और मोहन एक दूसरे को प्रेम करते हैं, यानी राम मोहन को, मोहन राम को, श्याम मोहन को, मोहन श्याम को, यानी सभी एक दूसरे को प्रेम करते हैं। यानी कि हम मोर देन यहाँ पे टू हो गए, यानी 3 लोग हो गए, देखिए 1 2 3, और मोर देन 2 के लिए ईच अदर नहीं लग सकता, क्या लगेगा जल्दी से बताइए। वेरी गुड, वन अनदर लगेगा। 2 के लिए ईच अदर, 2 से ज़्यादा के लिए वन अनदर लगता है। वी शुड ऑल लव ईच अदर, हम सबको, हम लोगों को प्रत्येक से, हम सबको प्रत्येक को एक दूसरे को प्रेम करना चाहिए। वी शुड ऑल, हम सब में से सभी को प्रेम करना चाहिए एक दूसरे को,
यानी एक दूसरे को प्रेम करना चाहिए, आपस में हमें भाईचारे के साथ प्रेमपूर्ण ढंग से रहना चाहिए। तो यहाँ तो हम सबको बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी नहीं कि दो ही लोग को, हम सभी को, जितने भी हम हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में सब भाई भाई, जितने हिंदू धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, सभी धर्म के लोग एक दूसरे से प्रेम करें। यानी जितने भी इंसान हैं, हम सारे इंसान की बात कर रहे हैं। तो मोर देन 2 की बात कर रहे हैं तो क्या लगेगा, वन अनदर। बिल्कुल उसी प्रकार से बच्चों हम कहें 6 लड़के एक दूसरे पर चिल्लाए, तो 6 लड़के 2 से ज़्यादा, और 2 से ज़्यादा के लिए क्या लगाएंगे, वन अनदर, ईच अदर नहीं लगाएंगे बच्चों। उसी तरह से कहें कि ही एंड सी लाइक ईच अदर, लाइक ईच अदर। यहाँ पे एक लड़का और एक लड़की है जो एक दूसरे को पसंद करते हैं। ही एंड सी लाइक ईच अदर, यहाँ 2 ही लोग हैं, ही और सी, 2 का बोध हो रहा है, इसलिए हम बच्चों क्या लगाएंगे, ईच अदर। तो जाहिर सी बात है ईच अदर और वन अनदर में आप डिफरेंस समझ पाए होंगे। फिर हम लास्ट आज वीडियो का एक और लेके आ रहे हैं, रूल नंबर 15। बच्चों रूल नंबर 15 क्या कहता है, आइए समझते हैं। If 2 or more than 2 personal pronouns come together in a sentence, यदि 2 या 2 से अधिक पर्सनल प्रोनाउन एक सेंटेंस में एक साथ आते हैं, देन ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस शुड बी एज फॉलोज। तो क्रम क्या होगा, इन पर्सनल प्रोनाउंस का क्रम होगा पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। बच्चों ये पर्सनल प्रोनाउन आपको समझ नहीं आया होगा। पर्सनल प्रोनाउन में आप पहले से जानते हैं, बट ये शायद नया नाम लग रहा होगा, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, या फिर जो ऐसी सर्वनाम, ऐसी प्रोनाउन जो कि पर्सन के बारे में बताएं। यानी कि आपने पढ़ा होगा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये जितने भी सब पर्सनल प्रोनाउन होते हैं बच्चों। और यदि पर्सनल प्रोनाउन एक से ज़्यादा आ जाए किसी सेंटेंस में एक साथ, तो ऐसे सिचुएशन में पहले हम सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया। पहले आप इसमें सेकेंड पर्सन लिखिए, तो सेकेंड पर्सन कौन है पहले बताइए। पहले इसमें सेकेंड पर्सन कौन है, यू है, तो पहले यू आएगा। फिर कौन आएगा, देखिए आई हटाए हमने, चलो आपको यहीं छोड़ देता है। इसका सही हो जाएगा, इसका सही सेंटेंस हो जाएगा यू, फिर हो जाएगा ही एंड आई, ये हो जाएगा सही। पहले सेकेंड पर्सन यू आ गया, फिर आपका थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। अब देखिए ना, आई और वी को हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, यू को बोलते हैं हम सेकेंड पर्सन, जिसको नहीं आता है उसके लिए लिख दे रहा हूँ, और ही, सी, इट और दे, इन चारों को हम क्या बोलते हैं, थर्ड पर्सन। अब इसमें ऑर्डर देखना है कि पहले किसको रखना है ना, सीक्वेंस देखना रहता है, किस क्रम में रखेंगे। पहले इसमें क्या होता है, सेकेंड पर्सन, तो पहले यू आएगा, फिर से फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन के बाद बच्चों थर्ड पर्सन आता है, तो थर्ड पर्सन तो यहाँ है ही नहीं, तो फिर फर्स्ट पर्सन को ले लेंगे, और ये वर्ड ऑर्डर सही हो गया। ये आपका गलत हो गया, ये आपका गलत हो गया, है ना। यहाँ ध्यान देना है, जो मैं ब्लू से लिख रहा हूँ वो सही है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई लिख दे रहा हूँ, चलो ब्लैक से देखो, अब है यही आपको देखना है। जैसे यहाँ पे हमने पहले थर्ड पर्सन करना है, फिर फर्स्ट पर्सन, तो पहले ही करो, फिर से क्या करो, एंड आई कर दो। उसी प्रकार से इसमें पहले सेकेंड पर्सन करो, तो सेकेंड पर्सन क्या हो जाएगा, पहले यू आ जाएगा, और फिर क्या आएगा, सी आएगा। अब इसको मैं ब्लैक से कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, आप लोग कन्फ्यूज़न में नहीं होना, क्योंकि ऑलरेडी ब्लू से है। तो यू आ गया एंड सी आ गया। पहले कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन, फिर कौन सा पर्सन, आपका थर्ड पर्सन, सेकेंड और थर्ड का कॉम्बिनेशन आ गया। तो इस प्रकार से ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो अब हम इसका एक नोट पॉइंट बताएंगे जहाँ पे ये रूल काम नहीं करेगा, आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
बच्चों ये एक नोट पॉइंट है उसी पॉइंट का, तो इसको ध्यान रखिएगा। टू कन्फेस, कन्फेस का मतलब होता है कबूल करना, स्वीकार करना। गिल्ट यानी दोषी, यदि आप दोष स्वीकार करना चाहते हैं, पाप स्वीकार करना चाहते हैं, गलती स्वीकार करना चाहते हैं, तो ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन बच्चों 1 2 3 होता है। यानी कि पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। यदि आपको अपना भूल, पाप, दोष है ना, आपने जो भी गलती किया है वो यदि आप स्वीकार करना चाहते हैं, कबूल करना चाहते हैं कि मैंने गलती की है, तो आपको पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन लिखना होगा। तो देखिए इसमें फर्स्ट पर्सन कौन है, पहले पहचानिए। फर्स्ट पर्सन आई हो गया। फिर आपका सेकंड पर्सन कौन हो गया, अभी मैं इसे ब्लैक से लिख देता हूँ, ठीक है, आपको समझ में आएगा। पहले आपका फर्स्ट पर्सन आ गया क्योंकि मैंने एक क्राइम किया है, हम स्वीकार कर रहे हैं, आई हो गया। फिर आपका सेकंड पर्सन यू हो गया। फिर आपका थर्ड पर्सन कौन हो गया, थर्ड पर्सन आपका हो गया ही। ये वर्ड ऑर्डर सही है क्योंकि इसमें स्वीकार करी जा रही है कि हम लोगों ने मिल करके एक क्राइम किया है। यदि आपने कोई भूल, दोष या कोई पाप और कोई गलती को स्वीकार कर रहे हैं बच्चों, तो आपको हर हाल में क्या लगाना होगा, 1 2 और 3 का रूल लगाना होगा। पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और पहले क्या होगा, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो पहले यहाँ क्या होगा, यू एंड ही आपका आंसर हो जाएगा। और सीनर का मतलब क्या होता है बच्चों, पापी, कि मतलब तुम और वो दोनों पापी हो, ये बात जो है स्वीकार किया गया। तो बच्चों पहले होगा सेकंड पर्सन, फिर होगा थर्ड पर्सन, है ना। इसी तरह से तुमने और मैंने, यानी हम लोगों ने क्या किया है, गलती किया है। अभी यू एंड आई हैव डन अ मिस्टेक, तुमने और हमने एक गलती की है ना। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमने अ लिख दिया। तो बच्चों यहाँ पे हमने स्वीकार किया है कि हमने और तुमने मिलकर गलती की है। यदि हम स्वीकार कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, आप ध्यान से समझ लीजिए इस बात को। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, पहले में लिखना है फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। अब बताइए इसमें तो थर्ड पर्सन है नहीं, तो इसमें पहले क्या आ जाएगा बताइए, पहले आएगा इसमें सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन कौन है, यू, सॉरी पहले आएगा फर्स्ट पर्सन। तो आप फर्स्ट पर्सन में देख लीजिए पहले कौन है, फर्स्ट पर्सन में आई है, पहले फर्स्ट पर्सन, क्योंकि तुमने और मैंने, हम दोनों ने गलती की है, और ये मैं मानता भी हूँ और हम लोग मानते हैं। तो क्या होगा, पहले फर्स्ट पर्सन और फिर क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन है, यू, और इसका सही वर्ड ऑर्डर यही है बच्चों, है ना, और ये सही हो गया। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। यदि मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।